दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, जिसमें उन्होंने जिम कॉर्बेट की हंटिंग स्टोरीज का रिव्यू किया है। आज की हमारी स्टोरी है 1910 की पनार मैन ईटर। पीटर बोलते हैं कि पनार मैन ईटर की कहानी शुरू करना एक कोट से सही रहेगा, जो कि 1930 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था जंगल ट्रेल्स इन नॉर्थ इंडिया, जो कि लिखी थी मार्टिन ह्यूइट ने, जो कि एक हंटर और राइटर थे। और उन्होंने लिखा है कि एक मैन ईटर लेपर्ड एक मैन ईटर टाइगर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक भी होता है और मैन ईटर बनने के बाद बहुत ज्यादा बोल्ड भी हो जाता है। छिपने का माहिर होता है। ये जाना जाता है घरों में घुसकर इंसान को ले जाने के लिए। 1 फुट ऊंची घास में छिप सकता है, बगल से लोग निकल जाएंगे लेकिन उन्हें मालूम नहीं चलेगा कि यहां लेपर्ड है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मैन ईटर लेपर्ड थे और पता नहीं कितने ही इंसान उसके शिकार बने। सालों तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। बहुत सारा इनाम उन्हें मारने के लिए घोषित किया गया था और उन्हें खत्म किया था एक नैनीताल के स्पोर्ट्समैन ने। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि यह नैनीताल का स्पोर्ट्समैन कौन था, क्लियर नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो कौन होगा। वो होंगे जिम कॉर्बेट, क्योंकि 1930 में जिम कॉर्बेट नाम इतना फेमस नहीं था जितना वो बाद में बन गया था। जिम कॉर्बेट जब रूपल चंपावत मैन ईटर के पीछे थे, तब उन्हें खबर लगी थी पनार मैन ईटर के बारे में। 3 साल के बाद 1910 में जब पनार मैन ईटर के शिकार 400 के आसपास पहुंच गए, तब अथॉरिटीज ने जिम कॉर्बेट से कांटेक्ट किया। अब जब वो पनार जाने की प्लानिंग में ही थे, तभी बरथौड़ का मैसेज आ गया था, कॉर्बेट जी मुक्तेसर पहुंचिए, वहां का वेटनरी इंस्टीट्यूट काम नहीं कर पा रहा है मुक्तेसर मैन ईटर की वजह से। अब जब मुक्तेसर मैन ईटर को जिम कॉर्बेट ने मार दिया, इमीडिएटली उन्होंने प्लान बनाया कि अब चलना होगा पनार की तरफ। अब यहां पर पीटर लिखते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिम कॉर्बेट हमेशा शिकार ही करते थे या शिकार से ही उनका जीवन यापन होता था, लेकिन ये सच नहीं है। जिम कॉर्बेट साथ में काम भी करते थे और जब छुट्टी मिलती थी तब वो शिकार पर जाते थे। यही वजह है कि चंपावत टाइग्रेस को मारने के बाद 3 साल का उन्होंने गैप लिया मुक्तेसर टाइग्रेस को मारने के लिए और उसके बाद पनार लेपर्ड को मारने के लिए। कई बार अपने हंटिंग ट्रिप से उन्हें बीच में ही लौट जाना पड़ता था अपने काम को देखते हुए। 1910 में नैनीताल छोड़ा कॉर्बेट ने और चल पड़े पैदल ही पनार की तरफ। उनके साथ में था एक सर्वेंट और 3 पोर्टर्स। उन्होंने देवीधुरा रोड लिया वाया लमगारा। अब समर्स के दिन थे, पहाड़ों पर भी गर्मी होने लगती है और चढ़ाई चढ़ते वक्त तो कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है। पूरे दिन वो चलते रहे और शाम के टाइम पर उन्होंने लगाया कैंप। अगले दिन फिर उन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट की। बीच में सिर्फ खाने के लिए रुके और पहुंच गए डोल डाक बंगला। ये जो डाक बंगला था, ये उस मैन ईटर की टेरिटरी का आखिरी किनारा था। उस डाक बंगले में जिम कॉर्बेट ने अपनी रात गुजारी और सुबह सुबह निकल पड़े मैन ईटर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अपने आदमियों के पास संदेशा छोड़ दिया कि मेरा इंतजार करना। पूरे दिन वो मैन ईटर के बारे में जानकारी इकट्ठे करते रहे लोगों से और पगमार्क से। शाम के टाइम पर पहुंच गए एक सुनसान से अकेले फार्म हाउस पर। रास्ते में उन्हें एक मेल लेपर्ड के बड़े पगमार्क मिले और जब उस फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां एक इंसान था। उसके पास थी एक दर्दनाक दास्तान सुनाने के लिए। उस आदमी ने बताया कि पिछली रात को जब वो लोग सो रहे थे और घर में गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया था ताकि ताजी हवा आ जाए। ताजी हवा तो जो आई सो आई, उसमें आ गया वो मैन ईटर लेपर्ड और उसने गर्दन से पकड़ लिया उस इंसान की वाइफ को और उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगा। जब लेपर्ड उसकी वाइफ को घसीट रहा था तो उसकी वाइफ ने इस इंसान का हाथ पकड़ लिया। किसी तरह से इस इंसान ने अपनी वाइफ को छुड़ाया लेपर्ड से और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेपर्ड बाहर रह गया।
लेपर्ड ने बहुत कोशिश की दरवाजा तोड़ने के लिए और अंदर ये मियाँ बीवी डर के मारे बैठे हुए थे। जब सुबह का उजाला होने लगा और लेपर्ड दरवाजा नहीं तोड़ पाया तो वो घनी झाड़ियों की तरफ चला गया। लेकिन तब तक ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो औरत बेहोश हो गई और उसे सेप्टिक भी हो रहा था, क्योंकि जानवर के नाखूनों में जो सड़ता हुआ मांस होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जहां भी वो पंजा मारता है वहां वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं और सेप्टिक बना देते हैं। उस औरत को भी सेप्टिक होने लगा था। पहले तो कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि इस औरत की मदद की जाए, लेकिन जब उसके घाव देखे तो कॉर्बेट समझ गए कि इस औरत के बचने की संभावना नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंतजार करता हूं, लेपर्ड दोबारा आएगा और उसे मार दूंगा। अब उस मरती हुई औरत के साथ घर के अंदर बैठना कॉर्बेट ने उचित नहीं समझा। उसके हस्बैंड की मदद से उन्होंने एक लकड़ियों का छिपने का बाड़ा बनाया और उसमें छिपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे मैन ईटर ऑफ पनार का। अब जैसे ही कॉर्बेट छिपकर वहां बैठे, थोड़ी देर बाद सूरज छिप गया पहाड़ियों के पीछे और छा गया चारों तरफ अंधेरा। अब पूर्णिमा की रात से 2 दिन के पहले का यह किस्सा है। और जब सूरज डूबता है उसके बाद चंद्रमा के उगने में करीब 2 घंटे का फासला होता है और यह वो टाइम होता है जब घनघोर अंधेरा छा जाता है। जिम कॉर्बेट भी इसी टाइम से डर रहे थे। उन्हें मालूम था कि पिछली रात को मैन ईटर ऑफ पनार को शिकार नहीं मिला है या उसके हाथ से शिकार छूट गया है। वो पक्का आसपास की किसी झाड़ी में इंतजार कर रहा होगा और इंतजार कर रहा होगा अंधेरा होने का, और वो अंधेरा हो गया है। थोड़ी देर बाद आधा मील की दूरी से एक सियार बोला या उसने अलार्म कॉल की। कॉर्बेट समझ गए कि फिलहाल के लिए वो सुरक्षित हैं, क्योंकि सियार ने लेपर्ड को देख के ही कॉल किया होगा जैसे बाकी जानवर करते हैं, और वो कॉल आई थी आधा मील की दूरी से। कॉर्बेट समझ चुके थे कि लेपर्ड निकल चुका है शिकार पर, लेकिन वो नजदीक नहीं है, आधा मील की दूरी पर है। और कॉर्बेट को एक बात और पता थी कि लेपर्ड अपने शिकार की तरफ बहुत ही धीरे धीरे सावधानी के साथ बढ़ता है। तो कॉर्बेट समझ चुके थे कि आधा मील की दूरी से जब तक लेपर्ड यहां आएगा तब तक चंद्रमा भी आ जाएगा। और यही हुआ। थोड़ी देर के बाद चंद्रमा ऊपर आ गया और यह पहाड़ का छोटा सा मकान चांदनी में नहा गया। अब थोड़ी देर के बाद जैकल ने बोलना बंद कर दिया और जंगल में छा गया सन्नाटा। वो सन्नाटा जो हर रात पहाड़ के जंगल पर होता है, क्योंकि लोग सो जाते हैं, जानवर जागते हैं, लेकिन जब जानवर चलते हैं बिना आवाज के चलते हैं। अब पूरी रात बीत गई, सुबह होने को थी, और सुबह भी वही होता है जो शाम को होता है। सूरज के निकलने के पहले 2 घंटे पहले ही चंद्रमा गायब हो जाता है और छा जाता है घनघोर अंधेरा। वही अंधेरा छा गया और जिम कॉर्बेट ने सोचा, क्या पता लेपर्ड आसपास ही हो और इस अंधेरे का इंतजार कर रहा हो। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि बहुत सारे पाठकों के मन में यह सवाल आएगा कि जिम कॉर्बेट अपने साथ फ्लैश लाइट लेकर क्यों नहीं जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी है 1910 की। उस टाइम तक फ्लैश लाइट इन्वेंट नहीं हुई थी। थोड़ी देर में पीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। यह संकेत था सूरज देवता के आगमन का। अब जब सुबह हो गई तो जिम कॉर्बेट, जिन्होंने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया था, खाई थी तो कुछ जंगल की मकोई, उन्होंने उस औरत के हस्बैंड को गुड बाय बोला और चले आए डोल डाक बंगले की तरफ। जब जिम कॉर्बेट वापस आ रहे थे, उन्हें रास्ते में एक घुड़सवार मिला। उस घुड़सवार ने जिम कॉर्बेट का मैसेज डेप्यूटी कमिश्नर स्टिफ, जो कि अल्मोड़ा के डेप्यूटी कमिश्नर थे, उन तक पहुंचाने के लिए जिम कॉर्बेट से संदेश लिया। और वो संदेश था उस मरती हुई महिला के लिए मेडिकल एड पहुंचाने का संदेश। जब स्टिफ को संदेशा मिला, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, लेकिन जब तक वो रेस्पॉन्ड करते उसके पहले ही वो औरत मर चुकी थी। 1910 का टाइम, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी, उस टाइम पर सेप्टिक होना किसी भी जानवर के पंजे से संभव था और बहुत सारे लोग ब्लड पॉइजनिंग की वजह से मर जाते थे। अब जब उस महिला की मौत हो गई, उसके बाद कॉर्बेट
अपने घर नैनीताल वापस आ गए और उसके बाद कॉर्बेट चले गए मोका में घाट, जहां पर वो काम करते थे। क्योंकि अपनी बुक माई इंडिया में उन्होंने लिखा है कि 1910 ही वो टाइम था जब उन्होंने मैन्युअली बहुत सारा शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। उसके बाद कॉर्बेट सितंबर में नैनीताल वापस आए और फिर गए पनार मैन ईटर से निपटने के लिए। ये वो टाइम था जब मॉनसून जा रहा था, आकाश में गर्जना अभी भी होती थी बादलों की, और जंगल में गर्जना होती थी पनार मैन ईटर की। पनार नदी के पास बहुत सारी रिवर स्ट्रीम्स थीं जो कि पानी लाके उसे देती थीं पूर्व दिशा की तरफ से, जहां पर था डोल। पहाड़ पर बहुत सारे गांव फैले थे जिनके की नाम थे संगरौली, सुनारी, देवली, तंड्रा और तरैनी। दोस्तों, पहाड़ पे नाम मिलते जुलते होते हैं। देवली गांव हमारे जंगली रिजॉर्ट के पास भी है। पनार कुमाऊं में था, देवली ये वाला गढ़वाल में है। इसमें नाम आया तंड्रा, हमारे पास में है कंडरा। अब जब स्ट्रीम से पानी मिल जाता है तो पनार नदी बड़ी नदी बनके गरजते हुए चलती है पूर्व दिशा की तरफ। नीचे है पनार वैली, और पहाड़ के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ की नदी मॉनसून में करीब करीब 10 फीट ऊपर उठ जाती है, और लोग ऐसी नदी के किनारे रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए भले ही जमीन समतल है, लेकिन एक भी गांव नहीं है पनार रिवर वैली में। लेकिन दोनों तरफ जब जमीन ऊपर उठ जाती है तो बहुत सारे स्टेप फार्मिंग वाले खेत आपको नजर आ जाएंगे, और वहीं पर लोगों के घर मिल जाएंगे जो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब रिज के ऊपर जगह जगह आपको स्लेट की छत वाले घर मिल जाएंगे, और उसके आसपास रंगीन खेत। अब घरों के आसपास एक एक इंच जमीन इस्तेमाल की जाती है खेती के लिए, और इसलिए जंगली जानवरों को छिपने का कोई साधन या जगह नहीं मिलती। लेकिन उन खेतों से थोड़ी दूर पर ही हैं बहुत सारे रवीन्स जो कि नदियों या स्ट्रीम्स ने बनाए हैं, और जहां पर जानवर आराम से छिप सकते हैं। अब ये जो रवीन्स हैं, जो पहाड़ी नाले हैं, उनके किनारे बड़े ही खड़े हैं, इतने खड़े कि उन पर खेती नहीं की जा सकती। इन किनारों पे मोटी मोटी झाड़ियां होती हैं, और ये झाड़ियां एक पक्का अड्डा होती है लेपर्ड का। पनार मैन ईटर का भी यहीं पर अड्डा था, जो कि दिन में यहां आराम करता था और रात को निकलता था अपने शिकार पर। अब सनौली गांव के लोगों ने कॉर्बेट को बताया कि इस मैन ईटर, जो कि पनार मैन ईटर है, इसने मार्च और अप्रैल में उनके गांव में 4 लोगों को मार दिया है। 3 लोगों को तो गांव के दूरी से उठाया था, लेकिन एक व्यक्ति को गांव के अंदर से ही उठा लिया, और जितने भी विक्टिम थे उन्हें रात के वक्त मारा गया था। हालांकि मैन ईटर की दहशत कुछ ऐसी थी कि कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था, सब लोग अपने घरों में ही रहते थे। इसका यह मतलब हुआ कि उन 4 व्यक्तियों को घर के अंदर से ही उठाया गया था। कॉर्बेट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था किस तरह से वो धब्बेदार डर, यानी कि स्पॉटेड टेरर, घरों से लोगों को घसीट रहा होगा। आदमी और औरत कैसे चिल्ला रहे होंगे, कैसे छटपटा रहे होंगे, कैसे अपनी जान बचा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो उनको लेके जा रहा है बहुत ही भयावह मौत मारेगा। मैन ईटर लेपर्ड के हाथों जो मौत होती है वो बहुत ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि मैन ईटर टाइगर एक बाइट में गर्दन की हड्डी तोड़ देता है, या अपना एक पंजा मारता है और खोपड़ी को चकनाचूर कर देता है। मैन ईटर लेपर्ड भागने की फिराक में होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका शिकार जिंदा है या मरा है। उसका पहला टारगेट होता है कैसे भी यहां से निकलो, शिकार को तो बाद में देख लेंगे। इसलिए जब विक्टिम को लेपर्ड घसीट रहा होता है तो विक्टिम को मालूम होता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो कुछ मिनट बड़े ही भयावह होते हैं, और बहादुर से बहादुर आदमी जब उस घटनाक्रम को सोचेगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे। अब सनौली एरिया के जितने भी विक्टिम थे उन सबको वो लेपर्ड उस 20 एकड़ वाले घने जंगल के पैच में ले गया था, और सारे गांव वालों को मालूम था कि लेपर्ड वहां है, लेकिन किसी के पास बंदूक नहीं थी और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस जंगल में प्रवेश कर सके।
सनौली गांव के अपने पहले ही दिन कॉर्बेट ने उस जंगल के बाहर एक बकरी बांध दी। दूसरी बकरी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे बांधी गांव के अंदर, जहां उनका प्लान था कि वो सोएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि लेपर्ड वहां पर आएगा। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि एक आदमी आश्चर्य करेगा कि कैसे कॉर्बेट इतनी हिम्मत कर लेते थे कि खुले में सोना पसंद करते थे, जहां पर मैन ईटर वारदात कर रहा हो। एक ऐसी बड़ी बिल्ली जो कि गांव में आने में संकोच नहीं करती, जिसने सैकड़ों आदमी मार दिए हों। लेकिन उस वक्त कॉर्बेट ने जो ऐसा किया, उसके 3 कारण थे। यहां पीटर बोलते हैं कि कॉर्बेट मेरी तरह ही छत के नीचे सोना पसंद नहीं करते थे। चाहे मैन ईटर हो चाहे ना हो, उन्हें खुले में सोना पसंद था। ऐसा कॉर्बेट ने काला आगर में भी किया था। अगर आप उनके चौगर टाइगर्स वाली बुक, जो कि बुक नंबर 5 है, पढ़ें, तो कॉर्बेट ने एक कंपाउंड में टेंट के अंदर सोना पसंद किया था। पीटर बोलते हैं दूसरा कारण यह था कि अगर बाहर मैन ईटर का खतरा था, तो घरों के अंदर दूसरे जानवरों का खतरा था। सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, मुर्गियां, बकरियां, जो कि गांव वाले मैन ईटर से बचाने के लिए घर के अंदर ले आते थे। बहुत सारे लोग आसपास थूकते थे और बहुत सारे लोग रात को ही नेचर्स कॉल के लिए उठ जाते थे। और पीटर बोलते हैं कि तीसरा कारण यह था कि कॉर्बेट बहुत ही जल्दी उठ जाते थे, यानी कच्ची नींद में सोते थे, और उनकी राइफल हमेशा लोडेड उनके बगल में रखी होती थी। तो जरा सी आहट पर वो अपनी राइफल निकाल के तैयार हो जाते। शायद ये कारण था कि वो खुले में सो रहे थे। अब पीटर बोलते हैं कि बकरी को बांधना एशिया में शिकार करने का पुराना तरीका है। उसका कारण यह है कि ये जानवर अपने कान से बहुत दूरी से सुन लेते हैं और बकरी की मिमियाने की आवाज दूर तक जाती है, और उसके बाद ये उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं और उस दिशा में बढ़ चलते हैं और पहुंच जाते हैं बकरी के पास, जहां पहले से बैठा होता है शिकारी। और पीटर का मानना है कि एक बकरी की जगह 2 बकरियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बकरी थोड़ी देर तक मिमियाती है, फिर सो जाती है। अगर 2 बकरियां हो तो वो आपस में बातें ही करते रहते हैं। अब अगले दिन सुबह हुई और कॉर्बेट ने देखा कि वो बकरी जो बरामदे के बगल में बांधी गई थी, वो जिंदा थी। जब वो जंगल के पैच के पास गए तो देखा दूसरी बकरी गायब थी और रस्सी टूटी हुई थी। अब कॉर्बेट को अंदाजा हो चला था कि जो बकरी को ले गया है वो लेपर्ड ही है, और वो पास की झाड़ी में ही बैठा है, और पक्का वो मैन ईटर ही है। अब कॉर्बेट ने सोचा कि जंगल के अंदर जाता हूं और उस लेपर्ड को ढूंढता हूं। लेकिन ऐसे घने जंगल में जाने के लिए सारी मूवमेंट नॉइसलेस होनी चाहिए, और इतनी घनी झाड़ियों में नॉइसलेस मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। तो कॉर्बेट ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब वापस आके कॉर्बेट ने गांव वालों से बात करी और उन्होंने पूछा छिपने की जगह कहां कहां पर है, और उन्हें मालूम चला कि ये जो घना जंगल वाला कवर है, उसके अलावा जो दूसरा छिपने की जगह है वो 2 मील की दूरी पर है। अगर ये छिपने की जगह नजदीक में होती तो वो एक बीट ऑर्गेनाइज करते, और जब ये बड़ी बिल्ली बाहर निकलती तो उसे गोली मार देते। इस तरह की बड़ी बिल्ली को बाहर निकाला जाने के लिए प्रॉपर ट्रेंड बीटर्स होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब दूसरा कवर पास में हो। अगर दूसरा कवर पास में ना हो तो बड़ी बिल्लियां कितनी भी बीट ऑर्गेनाइज की जाए, उन झाड़ियों से बाहर नहीं निकलती। हर वाइल्ड एनिमल को अपनी टेरिटरी का पूरा नॉलेज होता है। उसे मालूम होता है इस कवर के बाद इतनी दूर का मैदान है, उसके बाद एक दूसरा कवर है। और जब कई बार बड़ी बिल्ली कवर से बाहर निकलती है, ओपन ग्राउंड में आती है, दूसरे कवर में जाने की बजाय उस तरफ चार्ज कर देती है जो उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि बीटर्स। अब क्योंकि यहां पर दूसरा कवर 2 मील की दूरी पर था, तो पक्का वो बीटर्स पर ही अटैक करती। अब क्योंकि कॉर्बेट नहीं चाहते थे कोई भी गांव वाला घायल हो, तो उन्होंने सोचा बीट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ऐसी बीट ऑर्गेनाइज की जाएगी तो कोई नॉर्मल लेपर्ड होगा वो भी अटैक कर देगा। यहां तो सामना है मैन ईटर ऑफ पनार से, जिसके खाते में 400 मौतें दर्ज हैं। दोपहर को कॉर्बेट फिर से उस घने जंगल वाले पैच की तरफ गए और वहां पर बर्ड्स की आवाज सुनने लगे। जंगल बैबलर्स की आवाज आ रही थी, बुलबुल, ड्रोंगोज। अब जिन भी बर्ड्स की आवाज आ रही थी, कॉर्बेट को ऐसा लग रहा था कि वो बर्ड्स उनसे कहना चाहती हैं कि हमने देखा है लेपर्ड को, वो वहां है।
अब कॉर्बेट ने उस पैच के अंदर घुसना चाहा, लेकिन बिना आवाज किए घुसना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक लंबा टूर लिया। हालांकि वो टूर लेना प्रोवोक करने के बराबर था, क्योंकि वो जो जानवर था, बड़ी बिल्ली, वो तो अंदर से बाहर का नजारा देख ही सकता था। और जो बर्ड्स हैं वो सिर्फ लेपर्ड के लिए कॉल नहीं करेंगी, जिम कॉर्बेट को देख के भी अलार्म कॉल करेंगी, और उस अलार्म कॉल से लेपर्ड अलर्ट हो जाएगा। लेकिन कॉर्बेट ने सोचा कि हो सकता है लेपर्ड उनको देखकर उन पर घात लगाए और चांस बन जाए कि लेपर्ड से इनका आमना सामना हो जाए। अब पीटर बोलते हैं कि जिस किसी ने भी बड़ी बिल्ली या बिग कैट का शिकार किया है, वो इस वक्त जान सकता है कि जिम कॉर्बेट कितना बड़ा दुस्साहस कर रहे थे। एक बिग कैट जो कि उनकी प्रेजेंस को जानती है, उससे निपटने के लिए जमीन पर चल के जा रहे थे। और जो पनार मैन ईटर है, उसे अपनी ही टेरिटरी का पूरा नॉलेज होगा। वो एक एक इंच जानता है कॉर्बेट कहां जाएंगे और कैसे उन पर हमला करना है। और जब वो नजदीक पहुंच जाएगा तो बिजली की तेजी से कॉर्बेट पर हमला करेगा। जब तक कॉर्बेट रिएक्ट कर पाए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन शायद कॉर्बेट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। उन्हें पूरा यकीन था कि जैसे ही वो बड़ी बिल्ली उन पर अटैक करेगी, वो अपनी बंदूक को अलाइन करेंगे, निशाना लेंगे और गोली चला देंगे, और गोली लगेगी सही निशाने पर। लेकिन पनार का मैन ईटर भी बहुत समझदार था। वो समझ चुका था कि जिस तरह के 400 लोगों को वो मार चुका है, उसी तरह का ये आदमी डर नहीं रहा है। इस आदमी में कुछ तो खास है, या इसके पास कोई ऐसा हथियार है जो दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि उसके इलाके में जहां दूसरे लोगों ने कदम रखने का साहस नहीं किया था, ये खुलेआम घूम रहा था। तो पनार का मैन ईटर लेपर्ड बाहर नहीं निकला। अब सूरज डूब रहा था और लेपर्ड बाहर नहीं आ रहा था। तो कॉर्बेट ने ये चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दिया और वो गांव की तरफ लौट गए। उस दिन शाम को कॉर्बेट को मलेरिया का अटैक आ गया और 24 घंटे तक कॉर्बेट आधी बेहोशी की हालत में उस बरामदे में लेटे रहे। यहां पर पीटर बताते हैं कि कॉर्बेट की ही तरह से पीटर को भी मलेरिया हो गया था। लेकिन कॉर्बेट को जो मलेरिया हुआ था वो रिकरेंट हुआ था, और पीटर को जो हुआ था वो रिकरेंट मलेरिया नहीं था। गांव वालों को आइडिया लग गया था कि कॉर्बेट की हालत ठीक नहीं है। तो जब तक वो आधी बेहोशी की हालत में थे, गांव वालों ने उनके ऊपर निगाह रखी थी, और गांव वालों की मदद से वो रात गुजारी। कॉर्बेट ने अगले दिन फिर तैयार हो गए मैन ईटर का सामना करने के लिए। अब जब कॉर्बेट बीमार थे तो गांव वालों ने वो दूसरी बकरी जो कि बरामदे के पास बंधी थी, उसे ले जाकर वहीं बांध दिया जहां से लेपर्ड पहली बकरी ले गया था। अगले दिन सुबह जब गांव वाले देखने गए तो देखा वो बकरी जिंदा है, वैसी की वैसी ही है। जब ये खबर कॉर्बेट को सुनाई गई तो कॉर्बेट खुश हुए, ये सोच के कि उस लेपर्ड ने खाना नहीं खाया है एक दिन पहले से, यानी कि अब वो भूखा है और अब वो करेगा शिकार। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।